नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का पार्ट 7। अगले रोज विशालगढ़ से खासतौर से बुलाई गई सुधा अरोड़ा के सामने कृष्णकांत और कुलभूषण दोनों को पेश किया गया और उसे कहा गया कि वो उनमें से उस शख्स को पहचाने जिसे 10 साल पहले उसने HMT की घड़ी भेंट स्वरूप दी थी। पहले तो लगा कि सुधा अरोड़ा उस काम में कामयाब नहीं होने वाली, लेकिन फिर उसने कुलभूषण की तरफ उंगली उठा दी। सुधा अरोड़ा के सामने कुलभूषण की पोल उसकी सदाबहार मुस्कुराहट ने खोली थी। पुलिस से त्रस्त बेचारा कृष्णकांत तो चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाता था, जबकि कुलभूषण संजीदा भी होता था तो मुस्कुराता लगता था। उसी रोज बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ गई। उसकी रिपोर्ट ने साबित किया कि जो गोली छाया देवी की लाश से निकाली गई थी और जो निशा कोहली के कंधे के आर पार निकल गई थी, वे दोनों उस पिस्तौल में से चलाई गई थी जो कि कुलभूषण के घर से बरामद हुई थी। ऊपर से उसके यहाँ से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की पुलिस रिवॉल्वर भी बरामद हुई थी, जिससे कि उसने विक्रम सिंह की भी हत्या करने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ ओपन एंड शट केस था। उसको चार्ज लगाकर कोर्ट में पेश किया गया। अपने केस को बिल्कुल सिक्केबंद बना लेने के लिए पुलिस ने कोर्ट से 3 बार 10-10 दिनों का रिमांड हासिल किया। उन 30 दिनों में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सिर पटक कर मर गया, लेकिन वो कुलभूषण से उसकी जुबानी ना मनवा सका कि वही जेंटलमैन किलर था। नहीं, उसने ये बता कर दिया कि उसने लूट का माल कहाँ छुपाया हुआ था। उस पर कोर्ट में मुकदमा चला। सरकारी वकील ने एक एक करके उसके खिलाफ सारे सबूत पेश किए। अपनी पैरवी के लिए जो वकील कुलभूषण ने किया था, उसने बड़ी फैंसी बात अपने मुवक्किल के बचाव में कही। उसने दावा किया कि जेंटलमैन किलर वास्तव में कृष्णकांत नामक वो व्यक्ति था जिसे पुलिस विशालगढ़ से गिरफ्तार करके अपने साथ लाई थी और जिसे पुलिस ने खामखा छोड़ दिया था। उसने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उस शख्स को बचाने के लिए कुलभूषण को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स जैसे जो सबूत थे, वे सब कृष्णकांत के खिलाफ थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उनकी जगह कुलभूषण के फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगा दिए थे, और ये सब कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद किया गया था। आखिर कुलभूषण के गिरफ्तार होने से पहले पुलिस उपलब्ध सबूतों और चश्मदीद गवाहों के बयानात के दम पर कृष्णकांत को भी निर्विकार रूप से जेंटलमैन किलर करार दे ही चुकी थी। कोई खासी वजह थी जो कृष्णकांत को तो पुलिस ने छोड़ दिया था और उसके क्लाइंट के खिलाफ आनन फानन केस तैयार कर लिया गया था। खुद मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि सफाई के वकील ने उस पिस्तौल और रिवॉल्वर के बारे में क्या कहना था जो कि कुलभूषण के घर से बरामद हुई थी। सफाई के वकील ने पूरी ढिठाई के साथ दावा किया कि वे दोनों चीज़ें पुलिस द्वारा वहां प्लांट की गई थी, वैसे ही जैसे कि बाकी सबूत उसके क्लाइंट के खिलाफ प्लांट किए गए थे। मजिस्ट्रेट आश्वस्त तो ना हुआ, लेकिन कृष्णकांत और कुलभूषण की सूरतों और कदकाठ में हूबहू समानता उसे दुविधा में डाल रही थी। उस दुविधा को ये बात भी बढ़ावा दे रही थी कि पुलिस जैसा सिक्केबंद केस कुलभूषण के खिलाफ प्रस्तुत कर रही थी कुलभूषण की गिरफ्तारी से पहले, वैसा ही सिक्केबंद केस पुलिस कृष्णकांत के खिलाफ भी तैयार कर चुकी थी। उसी दुविधा ने मजिस्ट्रेट को फांसी की सजा पाने के हकदार कुलभूषण को उम्र कैद की सजा सुनाने के लिए प्रेरित किया। सजा के बाद जब कुलभूषण ले जाया जा रहा था तो उस वक्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से उसका आमना सामना हुआ। संयोगवश उस वक्त पुलिस की स्टार विटनेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार राजेश गुप्ता भी वहां मौजूद था। तुम दोनों की जिंदगियों पर मेरा नाम लिखा हुआ है, कुलभूषण विस्फर स्वर में बोला। तब पहला मौका था जब उसके सदा मुस्कुराते होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। मेरी अमानत तुम लोगों से वसूल कर लूंगा। रस्सी जल गई, विक्रम सिंह बड़े अफसोसनाक स्वर में बोला, लेकिन बल नहीं गया। मैंने तुम दोनों का खून नहीं किया तो समझना जिंदगी में कुछ नहीं किया। जिंदगी होगी तो कुछ करोगे। जब तक जेल से निकलोगे कमर दोहरी हो गई होगी और नाक घुटने को छू रही होगी। मेरा इंतजार करना इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वो राजेश गुप्ता की तरफ घूमा। मेरा इंतजार करना छोकरे। तभी उसकी हथकड़ियां थामे पुलिसिए उसे धकेलते हुए समीप खड़ी पुलिस वैन की तरफ ले चले। भाग 3। कुलभूषण। 14 साल के लिए कुलभूषण राजनगर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। जेल में आकर ही उसको मालूम हुआ कि वहां पुलिस का नहीं, खूंखार हत्यारों और गुंडे बदमाशों का राज था। पहले 3 महीनों में पुराने कैदियों के हाथों 2 बार उसकी सिर्फ इसलिए पिटाई हुई ताकि उसको याद रहे
कि जेल में किसका सिक्का चलता था। कुलभूषण को लगा कि ऐसे कैदियों से बैर मोल ना लेने में ही उसका कल्याण था। वो 6 महीने की और सजा काट चुका था, तो एक बार उसके कानों में भनक पड़ी कि कुछ कैदी जेल तोड़कर फरार होने की योजना बना रहे थे। योजना इतनी लचर थी कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। ऊपर से पुलिस की फायरिंग में 10-20 कैदी शर्तिया मारे जाते। आगे स्वाधीनता दिवस आने वाला था, जिसमें किसी नेता ने जेल में आकर झंडा फहराना था। वे कैदी उस नेता को अपने अधिकार में लेकर और उसे बंधक की तरह इस्तेमाल करके वहां से निकल जाने के ख्वाब देख रहे थे। कुलभूषण को यह गारंटी तो थी कि वे कामयाब नहीं हो सकते थे। ऊपर से जिस लापरवाही के तरीके से वे उस योजना के बाबत आपस में विचार विमर्श करते थे, उससे स्वाधीनता दिवस आने से पहले ही उनकी नीयत की खबर अधिकारियों तक पहुंच जानी लाजमी थी। आखिर कैदियों में पुलिस के मुखबिर भी तो होते थे। कुलभूषण ने उस बखेड़े से कतई अलग रहने में ही अपना कल्याण समझा। फिर बाद में वही हुआ जिसकी कुलभूषण को गारंटी थी। बात अधिकारियों तक पहुंच गई। सारे षड्यंत्रकारी पकड़े गए, उन्हें सजा मिली और उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया। फिर किसी ने, शायद दादाओं के कहर से बचने के लिए असली मुखबिर ने, यह अफवाह फैलानी आरंभ कर दी कि कुलभूषण वो शख्स था जिसने जेल ब्रेक की योजना वाली बात वार्डन तक पहुंचाई थी। फिर एक रोज 4 कैदियों ने दाव लगाकर उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि यही करिश्मा था कि वो मर न गया। कुलभूषण को 2 महीने जेल के अस्पताल में रहना पड़ा। अधिकारियों ने उससे बहुत कहा कि वो अपने आक्रमणकारियों के नाम बताए, लेकिन उसने ऐसा ना किया। वो जानता था कि उस बार तो वो बच गया था, लेकिन अपने आक्रमणकारियों का नाम लेने की सूरत में खुद आक्रमणकारी ही या उनके हिमायती उसे शर्तिया जान से मार डालते। अस्पताल से छुट्टी पाकर जब वो वापस बैरक में पहुंचा तो उसको धमकियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। तब कुलभूषण ने बुरों के साथ बुरा बनकर दिखाने का फैसला किया। उसके आक्रमणकारियों का सरगना एक कहर सिंह नाम का एक बहुत ही खूंखार शक्ल सूरत वाला आदमी था। कैदी तो उसके नाम से पत्ते की तरह कांपते ही थे। छोटे मोटे सिपाही भी उससे खौफ खाते थे। कुलभूषण उससे झड़प के हालात जानबूझकर पैदा करने लगा। वो इस बात की भी पूरी सावधानी बरतता था कि वो अकेला कहर सिंह की पकड़ाई में ना आ पाए। साले, एक दिन मैस में कहर सिंह आपे से बाहर आकर बोला, तू सीधा हो जा, नहीं तो मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। कैसे फाड़ेगा? कुलभूषण व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, नाखून बढ़ा लेगा। तब मैस में ही कहर सिंह ने उसे एक चाकू निकालकर दिखाया। ये उसकी साधन संपन्नता की बहुत बड़ी मिसाल थी कि जेल में भी वो चाकू रख सकता था। चाकू है, कुलभूषण गला फाड़कर चिल्लाया, इसके पास चाकू है। तुरंत कई पुलिसिये उनकी तरफ दौड़े। उनके करीब आने तक चाकू कई कैदियों में से पास होता हुआ हॉल के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। कहर सिंह की तलाशी हुई, उसके पास से चाकू बरामद ना हुआ। उस रोज कहर सिंह ने तो उसे जान से मार डालने की धमकी दी ही। पुलिस वाले भी गलत अफवाह फैलाने के नाम पर उसे 2 डंडे जमा गए। अगले दिन खुले बाथरूम में जब कैदी नहा रहे थे तो कहर सिंह उसके करीब पहुंचा। उसने अपने सारे नंगे बदन पर साबुन मला हुआ था, लेकिन फिर भी उसके दाएं हाथ पर तौलिया पड़ा हुआ था। कुलभूषण समझ गया कि चाकू उसके तौलिए से ढके हाथ में था। अपने बनाने वाले को याद कर ले हरामजादे, कहर सिंह बड़े हिंसक स्वर में बोला। उत्तर में कुलभूषण ने बड़ी अप्रत्याशित हरकत की। वो एकाएक यूं नीचे गिरा जैसे बाथरूम में गीले चिकने फर्श पर उसका पांव फिसल गया हो। गिरते ही अपने सामने को फैली टांगों की उसने कहर सिंह के टांगों में कैंची सी लगाई और उसे अपनी तरफ घसीटा। कहर सिंह धड़ाम से नीचे गिरा। तौलिया हवा में उछल गया और चाकू उसके हाथ से चटक कर खन की आवाज से नीचे गिरा। कुलभूषण ने झपट कर चाकू उठाया और उसे मूठ तक कहर सिंह की मोटी तोंद में घोंप दिया। कहर सिंह जिभे हो रहे भैंसे की तरह डकराया। तुरंत पुलिसिये वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने कुलभूषण को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाद में खुद कुलभूषण की इसी बात ने जान बचाई कि उसने कहर सिंह जैसे खूंखार आदमी पर आक्रमण करने की दिलेरी दिखाई थी और उसे बाकायदा धूल चटाई थी। कई कैदियों ने गवाही दी कि चाकू कहर सिंह के पास था और वही कुलभूषण का कत्ल करने को आमादा था। अधिकारियों को विश्वास हो गया कि कुलभूषण ने जो कुछ किया था आत्मरक्षा के लिए किया था। कहर सिंह मरता तो क्या, सोचनीय दशा में भी ना पहुंचा। उस जैसा सख्त जान आदमी चाकू के एक वार से भला कहाँ मरने वाला था। वार्डन ने कुलभूषण की ही भलाई के लिए उसे किसी और जेल में ट्रांसफर देने का प्रस्ताव अपने उच्चाधिकारियों को भेजा। वो प्रस्ताव पास हो गया और कुलभूषण को इकबालपुर की जेल में भेज दिया गया। यही कुलभूषण का मिशन था जो कि पूरा हो गया था। राजनगर की सेंट्रल जेल जैसी विशाल और सुव्यवस्थित जेल से निकल भागना नामुमकिन था, लेकिन इकबालपुर की छोटी सी शांत जेल से भागने की कोई जुगत वो लड़ा सकता था। वहां कुलभूषण ने अपने आप को एक आदर्श कैदी बनकर दिखाया। वो हर किसी से विनम्रता से पेश आता और जो काम उसे दिया जाता उसे वो पूरी लगन और ईमानदारी से करता। उन्हीं दिनों वहां एक नए 2 मंजिले वार्ड की उसारी का काम शुरू हुआ, जिसमें मजदूरों के तौर पर काफी सारे कैदी भी लगाए गए। उन कैदियों में कुलभूषण भी शामिल हो गया।
वो वार्ड जेल की चारदीवारी के करीब बन रहा था। गर्मियों में उसका तामीर का काम चालू हुआ तो सर्दियां आ गई और अभी बहुत काम बाकी था। सर्दियों के मध्य तक वार्ड की पहली मंजिल तैयार हो गई और दूसरी की दीवारें उठाई जाने लगी। जनवरी का महीना आ गया। तब धूप बहुत कम निकलती थी और वातावरण में काफ़ी अरसा धुंध भी छाई रहती थी। वो धुंध कभी और गहरी भी हो सकती थी। वो धुंध कुलभूषण की बहुत उम्मीदें जगा रही थी। धीरे धीरे दूसरी मंजिल की दीवारें 13 फुट ऊंची उठ गई और फिर उस पर छत पड़ने लगी। दूसरी मंजिल की छत से जेल की चारदीवारी के करीब से गुजरती रेलवे लाइन साफ दिखाई देती थी। उसके पास खड़ा उसका एक सहकर्मी कैदी जो अक्सर उससे बतियाने लगता था, एकाएक बोला, यहाँ से सिर्फ 3 मील दूर रेलवे लाइन पर ही मेरा घर है। अच्छा, कुलभूषण सहज स्वर में बोला। हाँ, मेरे घर की किचन की खिड़की तो खुलती ही एन रेलवे लाइन पर है। पटड़ी से गुजरती रेल का ड्राइवर चाहे तो किचन में मौजूद मेरी बीवी को आंख मार सकता है। करता है कोई ड्राइवर ऐसा? नहीं, मैंने तो एक मिसाल दी है। वहाँ तो रेलवे लाइन के करीब कई घर होंगे। हैं, कई हैं, लेकिन 2 मंजिला एक ही है। 2 मंजिला एक ही है। कुलभूषण ने वो बात गांठ बांध ली। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? कुछ क्षण बाद उसने सवाल किया। कोई भी नहीं, सिर्फ बीवी है मेरी। तुम जेल कैसे पहुंच गए? मुझे शक था कि मेरी बीवी की किसी से आशनाई थी। मैंने उसका खून कर दिया। बात सच्ची थी? नहीं थी। इसी बात का तो गिला है मुझे। मैंने खामखा अपनी बीवी पर शक किया। अब वो अकेली कैसे रहती होगी? रहती है। तुम्हें क्या पता वो अकेली रहती है? मुझे पता है, रिश्तेदारों से खबर मिलती रहती है। मेरी बीवी का बहुत चरित्रवान है। मैं ही हरामजादा हूँ जो मैंने उस पर शक किया। वो यहाँ मिलने आती है तुमसे? हाँ, हर महीने आती है। बहुत भली औरत है मेरी बीवी। उस पर शक करके मैंने बहुत जुल्म ढाया उस पर। अभी भी उसे मेरे लौटने का इंतजार है। उसने ये कहा, भरी मेरा बस चले तो मैं अभी यहाँ से रेलवे लाइन पर कूद जाऊँ और लाइन पर ही दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुँच जाऊँ। धुंध में रास्ता भूल जाओगे? कैसे भूल जाऊँगा? पटरी पटरी ही तो जाना है। तुम्हारी बीवी घर ना हुई तो दरवाजे पर बैठे रहोगे उसके इंतज़ार में? बैठे भी रहोगे तो कब तक बैठे रहोगे? हो सकता है वो हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं चली गई हो। फिर क्या अपने ही घर का ताला तोड़कर भीतर घुसोगे? ताला तोड़कर क्यों? चाबी से खोलकर भीतर घुसूंगा। चाबी? चाबी कहाँ से लाओगे? हमारे घर के लेटर बॉक्स में भीतर की तरफ एक कील लगी हुई है। उस पर घर के प्रवेश द्वार की एक चाबी टंगी रहती है। वो क्यों? मेरी भुलक्कड़ आदत की वजह से मैं चाबी अक्सर दफ्तर भूल जाया करता था। कभी बीवी घर नहीं होती थी तो मुझे उसके इंतजार में दरवाजे पर बैठना पड़ता था। इसलिए मैंने एक चाबी लेटर बॉक्स में टांग दी थी। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ? 3.5। चाबी अभी भी वहाँ लटकी होगी? हाँ, वो पूरे विश्वास के साथ बोला। लेटर बॉक्स में कौन हाथ डालेगा? तुम्हारी बीवी? उसे भी उस चाबी की खबर नहीं। अच्छा, हाँ, उसे बताता तो वो मुझे हरगिज़ भी वहाँ चाबी ना टांगने देती। उसे ये कबूल ना होता कि घर की चाबी यूँ लावारिस लेटर बॉक्स में लटकी रहती। ओह, तब कुलभूषण ने पहली बार नोट किया कि उसका कद काट एकदम उस कैदी से मिलता था। वक्त गुजरता गया। नए वार्ड का काम आगे बढ़ता गया। फरवरी के महीने में एक रोज़ जबकि वातावरण में धुंध छाई हुई थी, एकाएक जोर से बादल गरजा और बारिश होने लगी। छत पर काम करते सारे कैदी नीचे भागे। सबने पहली मंजिल पर आकर शरण ली। थोड़ी देर बाद बारिश बूंदाबूंदी में बदल गई। धुंध, जो कि बरसात की वजह से छटनी चाहिए थी, और गहरी हो गई। कुलभूषण का दिल धड़ाधड़ उसकी पसलियों से बजने लगा। उसके होंठ सूखने लगे और जुबान अंदर को खींचने लगी। जिस दिन का उसे इंतजार था वो आ गया था। वो टॉयलेट में पहुंचा। वहाँ कई कैदी मौजूद थे। उनमें पेशाब करता एक पुलिसिया भी था। टॉयलेट में कैदियों की मौजूदगी आम बात थी। ये देखकर कुलभूषण की जान में जान आ गई कि लेवेटेरियों की कतार में मौजूद जिस लेवेटेरी में वो घुसना चाहता था उसका दरवाज़ा खुला था। वो जल्दी से उसमें घुस गया। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। लेवेटेरी की पिछली दीवार में बाहर की तरफ खुलने वाला एक रोशनदान था। रोशनदान का पल्ला शीशे का था, लेकिन उसके पीछे लोहे की मजबूत ग्रिल भी लगी हुई थी। पिछले 1 महीने में एक वक्त में 5-5 मिनट काम करके कुलभूषण ने उस रोशनदान के फ्रेम को दीवार की पकड़ से मुक्त कर दिया हुआ था। उसने सावधानी से फ्रेम को अपने स्थान से अलग किया और उसे धीरे से नीचे लेवेटरी के फर्श पर रख दिया। फिर वो चुपचाप रोशनदान पर चढ़ गया और उसमें से गुजरकर परली तरफ की दीवार के साथ लटक गया। उसके पैरों के सिर्फ 2 फुट करीब प्रोजेक्शन था। वो निशब्द प्रोजेक्शन पर कूद गया। फिर प्रोजेक्शन को पकड़कर वो नीचे झूला और हल्की सी धप की आवाज़ के साथ ज़मीन पर कूद गया। इमारत की सारी पहरेदारी मुख्य द्वार की तरफ से होती थी, क्योंकि उधर के अलावा भीतर दाखिल होने का कोई और रास्ता नहीं था। सारे पुलिसिये मुख्य द्वार की तरफ ही बेंचों पर बैठे रहते थे।
कोई इक्का दुक्का पुलिसिया इसलिए इमारत के भीतर तैनात रहता था कि कोई कैदी आपस में लड़कर सिर फुटबॉल न करने लगे। पिछवाड़े की तरफ ना कोई होता था और ना उधर कोई गश्त लगती थी। दबे पांव चलता हुआ वो इमारत के सामने की तरफ पहुंचा। वहां दीवार के सहारे बांस की एक लंबी सीढ़ी रखी थी। बरसात की वजह से उस वक्त सीढ़ी के करीब कोई नहीं था। वो सीढ़ी सुबह इमारत से बाहर निकाली जाती थी और शाम को काम खत्म होने पर इमारत में वापस बंद कर दी जाती थी। उस सीढ़ी पर बहुत अरसे से कुलभूषण की निगाह थी। धड़कते दिल से उसने वो सीढ़ी वहां से उठाई और उसे पिछवाड़े में ले आया। उसने सीढ़ी जेल की ऊंची चारदीवारी के साथ लगाई। मौसम उसका बहुत साथ दे रहा था। धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बारिश की वजह से हर कोई इमारत के भीतर था। बंदर जैसी फुर्ती से वो निर्विघ्न दीवार पर चढ़ गया। फिर उसने भारी सीढ़ी को ऊपर खींचना आरंभ किया। सीढ़ी भीगी हुई थी, उसके हाथ भी भीगे हुए थे, इसलिए सीढ़ी बराबर उसके हाथों से फिसल जाती थी। दीवार पर भी फिसलन थी, जिसकी वजह से कुलभूषण को डर था कि कहीं वो सीढ़ी समेत वापस जेल के कंपाउंड में ही ना जा गिरे। बड़ी मेहनत से उसने सीढ़ी को दीवार पर चढ़ाया और उसे दूसरी तरफ उतार दिया। वो निर्विघ्न सीढ़ी उतर गया। अब वो जेल से बाहर था, वो आज़ाद था। उसने सीढ़ी दीवार पर से हटाई और उसे दीवार और रेलवे लाइन के बीच में लगी लंबी घास में लिटा दिया। अब शाम तक तो पुलिसियों को यही नहीं पता लगना था कि इमारत की तामीर का काम करते कैदियों में से एक कैदी कम था। फिर पता लगने के बाद कितनी देर उनकी अकल में ये नहीं आना था कि आदमी कम हुआ तो कैसे हुआ। वो सीढ़ी वहां लगी रहती तो धुंध छटते ही उसकी पोल खुल सकती थी। वो रेलवे लाइन पर चढ़ गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वो होठों में बुदबुदाया, मैं आ रहा हूँ। रेलवे लाइन पर तेज कदमों से चलता हुआ वो वहां से 3 मील दूर स्थित उस 2 मंजिले मकान की ओर बढ़ चला, जिसमें एक तन्हा औरत रहती थी और जिसके प्रवेश द्वार की चाबी उसके लेटर बॉक्स में टंगी हुई थी। धुंध और बरसात ने उसकी ज्यादा रक्षा इसलिए की थी कि उस मौसम में ये देखने वाला कोई नहीं था कि जेल की वर्दी पहने कोई शख्स आजाद विचर रहा था। किसी की उसकी वर्दी पर ही निगाह पड़ जाती तो उसके लिए तबाही आ जाती। 2 मंजिला घर तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। पिछले 3.5 साल में वहां का कोई 1 मंजिला मकान 2 मंजिला हो गया हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और चाबी भी लेटर बॉक्स में मौजूद थी। फिर भी सावधानीवश उसने पहले कॉल बेल बजाई। कोई उत्तर ना मिला। चाबी लगाकर उसने दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हुआ। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके उसने ताले में चाबी घुमा दी। घर खाली था। उसकी बीवी शायद कोई नौकरी वोकरी करने लगी थी, जिसकी वजह से दिन के उस वक्त वो घर पर नहीं थी। कुलभूषण ने वहां सबसे पहले अपनी वर्दी को तिलांजलि दी। फिर वो बाथरूम में पहुंचा। सबसे पहले उसने जंगली घास की तरह चेहरे पर उगाई अपनी दाढ़ी को बड़े सब्र और इत्मीनान से काट काट कर किसी काबिल बनाया। फिर उसने शीशे में अपनी सूरत देखी। अब दाढ़ी में वो और भी खूबसूरत लग रहा था। घर में उसके सहकर्मी कैदी के कई कपड़े मौजूद थे। उनमें से उसने एक काली गर्म पैंट, एक ट्विट का चेक वाला कोट, एक नीली कमीज, एक हाई नेक का पुलोवर और अंडरवियर बनियान वगैरह छांटी। वो बाथरूम में पहुंचा और खूब मल मल कर नहाया। उसने कपड़े पहन लिए। मकान मालिक के जूते भी उसे एकदम फिट आए। अलमारी में एक गोल्फ कैप पड़ी थी जो उसने सिर पर पहनकर देखी। हाई नेक के पुलोवर, ट्विट के कोट और दाढ़ी के साथ गोल्फ कैप खूब जंची। अब सवाल 4 पैसों का था। सारे घर की तलाशी में उसने कोई 118 रुपये बरामद किए। फिर घर में जो कुछ भी पका पड़ा उसे मिला वो सब खा गया। उसके बाद वो जैसे चुपचाप घर में दाखिल हुआ था वैसे ही चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। चाबी उसने वापस लेटर बॉक्स के भीतर ही टांग दी। तब बरसात थम चुकी थी और धुंध भी छटने लगी थी। वो बस अड्डे पहुंचा। बड़े सस्पेंस में वो राजनगर की बस पर सवार हुआ। शाम तक वो निर्विघ्न राजनगर पहुंच गया। राजनगर में तब तक ये खबर पहुंची भी नहीं थी कि कुलभूषण जेल से फरार हो गया था और वो शहर के भीतर था। उसके बाद हुई पुलिस की नाकाबंदी से अब उसे क्या फर्क पड़ना था। कुलभूषण जानता था कि जब जॉन लोबो के बार के बंद होने का वक्त होता था तो सबसे पहले बार के मुख्य द्वार के ऊपर लगे नियॉन साइन का स्विच ऑफ किया जाता था। 11 बजे वो स्विच ऑफ हुआ। थोड़ी देर बाद 2-2, 3-3 के झुंडों में लोग बाहर निकलने लगे। जब वो सिलसिला बंद हुआ तो कुलभूषण ने सड़क पार की और बार में दाखिल हुआ। बार बंद हो चुका था, लेकिन हॉल में 1-2 ग्राहक अभी भी बैठे थे, जिनके रुखसत होने का इंतजार एक ऊँगता हुआ वेटर कर रहा था। कुलभूषण चुपचाप हॉल पार करके पिछवाड़ी की ड्योढ़ी में पहुंचा। वहां से ऊपर को सीढ़ियां जाती थी। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ गया। इस बात से वो बहुत संतुष्ट था कि अभी तक किसी की उस पर निगाह नहीं पड़ी थी। वो जॉन लोबो के ऑफिस के बंद दरवाजे के सामने पहुंचा। कुछ क्षण वो कान लगाकर आहट लेने की कोशिश करता रहा। फिर उसने दरवाजे को हौले से भीतर की तरफ धकेला। दरवाज़ा बंद नहीं था। उसने धक्का देकर पूरा खोल दिया और भीतर कदम रखा। जॉन लोबो अपनी मेज के पीछे बैठा था। उसके सामने उस रोज सेल का कैश बिखरा हुआ था,
जिसे कि वो बड़ी तन्मयता से गिन रहा था। कुलभूषण ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। पल्ला चौखट से टकराया तो उसकी आवाज़ से चौंक कर जॉन लोबो ने नोटों पर से सिर उठाया। अपने सामने प्रेत की तरह आन खड़े हुए व्यक्ति को देखकर वो हड़बड़ाया और फिर सख्ती से बोला, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? हेलो जॉन। कुलभूषण की फेमस मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई और वो मधुर स्वर में बोला। जॉन लोबो ने उसकी मुस्कुराहट से ही उसे पहचाना। तो तुम? हाँ मैं। अपने पुराने यार का स्वागत नहीं करोगे? उठ के उससे गले नहीं मिलोगे? तुम तो जेल में थे। हाँ, छूट कैसे गए? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त तो मैं थका हुआ हूँ और आराम करना चाहता हूँ। यहाँ? वो हक बकाकर बोला। यहाँ? और कहाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी 14 साल की सजा थी, तुम जरूर जेल तोड़कर भागे हो। दुरुस्त। मैं एक फरार अपराधी को कैसे पनाह दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? तुम तो और 10 मिनट में यहाँ ताला लगाकर यहाँ से चले जाओगे। सुबह तुम्हारा बिजनेस शुरू होने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इतना भरोसा तो तुम्हें होगा मुझ पर कि मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चुरा लूँगा। वो सोचने लगा। और पनाह तुमने एक फरार अपराधी को नहीं, अपने एक दोस्त को देनी है और ये साबित करके दिखाना है कि एहसान फरामोश आदमी तुम नहीं हो। तुम भूले नहीं होगे कि मैंने कभी अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी। मैं एहसान फरामोश नहीं। वो होंठों में बुदबुदाया। जानकर खुशी हुई। यहाँ अगर तुम पकड़े गए? कैसे पकड़ा जाऊँगा? किसी को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि मैं यहाँ हूँ। कोई मेरी तुम्हारी दोस्ती को याद करेगा तो मेरी तुम्हारे घर में होने की उम्मीद करेगा, जहाँ की मैं जानबूझकर नहीं गया। वो खामोश रहा। मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए तुम्हारी पनाह चाहिए। तुम मुझे यहाँ अंदर बंद करके जाओ और पिछवाड़ी की एक चाबी मुझे दे जाओ। मैं वादा करता हूँ कि सवेरा होने से पहले यहाँ से चला जाऊँगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि मैं यहाँ था। जॉन लोबो ने उत्तर ना दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जॉन, अब तो सिर्फ एक रात की बात है जिस पर कि तुम इतना सोच विचार कर रहे हो। वो दिन याद करो जब मैं पुलिस की गोलियों से घायल हुआ था तो तुमने मुझे 2 हफ्ते यहाँ छुपा कर रखा था। अच्छी बात है, जॉन लोबो कठिन स्वर में बोला। रह लो यहाँ एक रात। थैंक यू जॉन। तुम्हारा ये एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। नेवर माइंड। एक मेहरबानी और चाहिए मुझे तुम्हारी। क्या? वो सशंक स्वर में बोला। मुझे 1000 रुपये उधार दे दो। जितने मर्जी ले लो। लोबो नोटों का ढेर उसकी तरफ सरकाता हुआ बोला। नहीं, सिर्फ 1000। लोबो ने 100 के 10 नोट उसको दिए और बाकी के नोट मेज के पहलू में मौजूद एक सेफ में बंद कर दिए। फिर उसने कुलभूषण को एक चाबी सौंपी। खबरदार रहना, वो बोला। मैं रहूँगा। कुलभूषण बोला। तुम भी? मैं क्या? खबरदार रहना। मैं किस बात से? पुलिस को मेरी खबर करने के ख्याल से। मेरा ऐसा कोई इरादा होता, लोबो तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, तो मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही घर जाता। उसने मेज की दराज में हाथ डाला और एक रिवॉल्वर निकालकर कुलभूषण को दिखाई। मैं यार मार आदमी नहीं। सॉरी, कुलभूषण बड़ी संजीदगी से बोला। सॉरी जॉन, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा। लोबो ने रिवॉल्वर वापस मेज की दरार में डाल दी और दराज को ताला लगा दिया। फिर कुलभूषण को पीछे छोड़कर वो वहाँ से विदा हो गया। जॉन के जाते ही कुलभूषण ने सबसे पहले उसकी रिवॉल्वर अपने काबू में की। एक पेपर कटर की सहायता से उसने बड़ी सहूलियत से, बड़ी दक्षता से मेज का ताला खोल लिया और वापस बंद भी कर दिया। ताले खोलने में आखिर उसे महारत हासिल थी। अपने बटमारी के दिनों में दर्जनों लावारिस खड़ी कारों के ताले वो खोलता जो रहा था। फिर वो टेलीफोन के हवाले हुआ। उसने एक नंबर डायल किया। कितनी देर घंटी बजती रहने के बाद किसी ने दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया। हेलो। प्रकाश देव सबरवाल की उनिंदी आवाज़ उसके कान में पड़ी। सबरवाल साहब, कुलभूषण बोला। बोल रहा हूँ। तुम कौन हो भाई? सबरवाल साहब, मैं आपका पुराना खादिम कुलभूषण बोल रहा हूँ। कुलभूषण? सबरवाल चौंका। तुम कहाँ से बोल रहे हो? जाहिर है कि जेल से नहीं बोल रहा। तुम शहर में हो? हाँ। यानी कि जेल से भाग निकले? ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? सबरवाल साहब, आपने मेरा एक काम करना है। मैं किसी हत्यारे, डकैत और गुंडे बदमाश से, ऊपर से अब जेल से फरार अपराधी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मेरा काम आप मुझसे वास्ता रखे बिना भी कर सकते हैं। मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। खबरदार जो मुझे दोबारा टेलीफोन किया। अरे ये तो सुनिए कि मुझे आपसे कराना क्या है। मैं सुनना नहीं चाहता। बुजुर्गवार, आपकी इस ढिठाई की वजह से आपकी जान जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अपनी गूंगी बहरी पोती की जान की परवाह शायद आपको हो। तुम मुझे धमका नहीं सकते। तुम शायद जानते नहीं हो, उसका होने वाला पति लोकल पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। आपकी पोती को भी वो नहीं बचा सकेगा और बहुत बुरी मौत मरेगी वो बेचारी चीख चिल्ला भी तो नहीं सकेगी, किसी से दाद फरियाद भी तो नहीं कर सकेगी। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं मुहाफिज हूँ अपनी पोती का। मेरे पास भरी हुई रिवॉल्वर है
और उसको इस्तेमाल करना मैं अभी भूला नहीं हूँ। तुम मेरी पोती के करीब भी फटके तो मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा, समझ गए? कुलभूषण को जवाब न सूझा। उसे बूढ़े से ऐसी दिलेरी की उम्मीद नहीं थी। हेलो, सबरवाल की फटकार जैसे आवाज़ उसके कान में पड़ी। ठीक है बुजुर्गवार, कुलभूषण बोला। मैंने माना कि आप बहुत दिलेर हैं और किसी धमकी में नहीं आते हैं। अब देखें कि आप समझदार भी हैं या नहीं। मतलब मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? अगर आप इस टेलीफोन कॉल के बारे में किसी को ना बताएं, खास तौर से उस पुलिसिये को जिसका आपने अभी जिक्र किया था, तो मैं आपका और आपकी पोती का पीछा छोड़ दूंगा। तुम्हारे वादे का क्या एतबार है? आपके वादे का भी क्या एतबार है बुजुर्गवार? मेरे वादे का एतबार है। सारा शहर जानता है कि प्रकाश देव सबरवाल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई वादा खिलाफी नहीं की। तुम्हारा ऐसा कोई रिकॉर्ड है? मैंने आपकी नौकरी की है, आपका नमक खाया है, उसी का वास्ता जानकर आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन की खामोशी के बाद प्रकाश देव बोला, मुझे सौदा मंजूर है। मैं तुम्हारी इस टेलीफोन कॉल का किसी से भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे स्वागत के लिए सदा तैयार मिलेगी। मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उस रात बहुत थका होने के बावजूद कुलभूषण ठीक से सो न सका। बुजुर्गवार ने उसकी सारी योजना को चौपट कर दिया था। उम्मीद से बाहरी दिलेरी दिखाई थी उसने। कमबख्त ने यह तक तो नहीं पूछा था कि वो उससे कौन सा काम कराना चाहता था। उसके जहन से सबरवाल का ख्याल निकला तो उसे अपनी जेल की जिंदगी याद आने लगी। किसी पिंजरे के पंछी जैसी जिंदगी थी वो। सूखी रोटी और शारीरिक श्रम, दो ही तो काम थे वहाँ। फिर उसे उन औरतों की याद आने लगी जेल जाने से पहले वो जिनके साथ ऐश किया करता था। पता नहीं वो सब अभी भी शहर में थी या नहीं, और थी तो पता नहीं वो अब कैसे उसके साथ पेश आती। उसके मानस पटल पर अभिसार की कई रंगीन तस्वीरें उभरी। क्या वेरोनिका स्मिथ अभी भी ब्लू स्टार में ही होगी? और वो घनश्याम गुप्ता की निम्फोमैनियक बीवी का सपना जो पॉपकॉर्न का एक पैकेट खरीदने जैसी सुविधा से उसे हासिल हो गई थी। यही कुछ सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लगी। मुंह अंधेरे उठने की ख्वाहिश होते हुए भी वही 8:30 बजे उसकी नींद खुली। अब वहाँ से चुपचाप खिसक जाना संभव न था। टॉयलेट वगैरह से निवृत्त होकर वो इमारत के सामने भाग की खिड़की के करीब पहुंचा। उसने सावधानी से बाहर सड़क पर झांका। मार्केट अभी नहीं खुली थी, लेकिन लोगों की आवाजाही वहाँ जारी थी। तभी उसकी निगाह सड़क के पार खड़े 3 व्यक्तियों पर पड़ी। उन तीनों की निगाहों का केंद्र जॉन लोबो का बारी बना पाकर वो तनिक चिंतित हो उठा। क्या माजरा था? बार खुलने में तो अभी 2 घंटे बाकी थे। तभी उसने एक कार को वहां पहुंचते देखा। कार एन उन 3 व्यक्तियों के करीब आकर रुकी। तीनों का ध्यान कार की तरफ आकर्षित हुआ। कार में से जॉन लोबो बाहर निकला और उन तीनों से बातें करने लगा। क्या माजरा था? कुलभूषण ने घबराकर सोचा, कहीं वे तीनों सादे कपड़े वाले पुलिसिये तो नहीं थे? क्या जॉन लोबो उसे धोखा देना चाहता था? फिर जॉन लोबो और वे तीनों सड़क पार करके बार की ओर बढ़े। कुलभूषण खिड़की से हटा और सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे आकर उसने चाबी लगाकर पिछवाड़े का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर गली में कदम रखने का उपक्रम ना किया। उसने दरवाजे के पल्ले को चौखट से थोड़ा सा अलग सरका दिया। सीढ़ियों के नीचे एक दरवाज़ा था जिसको ताला नहीं लगा हुआ था। उसने उसे खोलकर भीतर झांका तो पाया कि वो सफाई का सामान और गैस के सिलेंडर वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आहट उसके कानों में पड़ी। वो फुर्ती से सीढ़ियों के नीचे की जगह में दाखिल हो गया। उसने अपने पीछे दरवाज़ा इस तरह भिड़का लिया कि वो झिरी में से आंख लगाकर बाहर झांक सके। उसे करीब होते कदमों की आहट मिली। फिर एक जोड़ी कदमों की आहट सीढ़ियों पर से मिली। थोड़ी देर के बाद ऊपर गए आदमी के वापस नीचे आने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आवाज़ अपने दरवाजे के ऐन बाहर से मिली। वो चला गया हुआ है। उसे जॉन लोबो की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा हुआ, कोई बोला। पिछवाड़े का दरवाज़ा तो खुला है, कोई और बोला। बहुत लापरवाह निकला कमबख्त। जॉन लोबो का वितृष्णापूर्ण स्वर सुनाई दिया। जाती बात दरवाज़ा तक बंद नहीं कर गया। यहाँ कोई चोर घुसाता तो, लेकिन घुसा नहीं। अब खैर मनाओ कि वो टला तो सही। अब छोड़ो उसका जिक्र, दरवाज़ा बंद करो और चलो चलकर बैठे। कुछ क्षण बाद बाहर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद कुलभूषण ने झीरी को थोड़ा और बड़ा किया और बाहर झांका। ड्योढ़ी खाली थी, लेकिन ड्योढ़ी के पास के एक बंद दरवाजे के पीछे से लोगों के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उसने बाहर कदम रखा। वो बंद दरवाजे के करीब पहुंचा तो आवाज़ें और मुखर हो उठी। अब वो भीतर चलता वार्तालाप साफ सुन सकता था। वो कान लगाकर सुनने लगा। 2 मिनट बाद ही उसे महसूस हो गया कि वे लोग उसकी फिराक में भी नहीं थे और पुलिस वाले भी नहीं थे। लेकिन कुलभूषण बंद दरवाजे के पास से फिर भी ना हट सका। उस दरवाजे के पीछे बंद 4 व्यक्ति एक डकैती की योजना पर विचार कर रहे थे। कुलभूषण तब सब कुछ सुनता रहा। उसके भीतर हो रहे वार्तालाप में भारी दिलचस्पी की वजह यह भी थी कि भीतर जो योजना डिस्कस हो रही थी वो हरनबी रोड पर स्थित गुप्ता ज्वेलर्स नामक शोरूम को लूटने से ताल्लुक़ रखती थी।
और वहीं राजेश गुप्ता नाम का वो नौजवान पाया जाता था जिसकी जान लेने का उसने ऐलान किया हुआ था। वो बड़े सब्र के साथ वार्तालाप सुनता रहा। वहाँ 4 सेल्समैन हैं, कोई कह रहा था, एक कैशियर है, एक अकाउंटेंट है, एक चपरासी है, एक गार्ड है और 2 मालिकान हैं। कुल जमा 10 आदमी हैं। वहाँ जो अलार्म बेल लगी हुई है वो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है कि हवाई हमले का सायरन भी उसके सामने मात है। तुम्हें कैसे मालूम? किसी ने पूछा। तुमने क्या कभी वो अलार्म सुना है? नहीं सुना, लेकिन मुझे मालूम हुआ है। अपने उसी भाई से जो वहाँ सेल्समैन की नौकरी करता है, उसी से जिससे बाकी की बातें मालूम हुई हैं। हाँ, और किससे मालूम होती? और क्या मालूम हुआ है? सुनो, वहाँ की अलार्म बेल बिजली के स्विच से नहीं चलती, इसलिए कोई तारे वारे काटने से बेल का सर्किट नहीं कट सकता। वो बेल रिमोट कंट्रोल से बजती है और अपनी असाधारण ऊंची आवाज़ की वजह से नज़दीकी पुलिस चौकी पर साफ सुनी जा सकती है। पुलिस वालों को बखूबी मालूम है कि अगर वैसी अनोखी घंटी बजे तो उन्होंने वहाँ पहुँचना है। तुम रिमोट कंट्रोल की बात बताओ। रिमोट कंट्रोल किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं। रिमोट कंट्रोल के छोटे साइज़ के जेबी कैलकुलेटर के आकार के 10 आले वहाँ मौजूद 10 व्यक्तियों में से हर किसी के पास हैं। हर कोई वो रिमोट कंट्रोल अपनी जेब में रखता है। अब समस्या ये है कि अगर हम शोरूम में घुस भी गए तो भी हम 3 जने 10 आदमियों पर एक ही वक्त निगाह नहीं रख सकते। किसी एक ने भी अपनी जेब में मौजूद रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो घंटी बज उठेगी। एक बार घंटी बजी नहीं कि पलक झपकते ही पुलिस हमारे सिर पर होगी। कुलभूषण सोच में पड़ गया। बोलने वाला सिर्फ 3 व्यक्तियों का हवाला दे रहा था। इसका मतलब था कि जॉन लोबो डकैती की फोर्स में शुमार नहीं था। ये तो बात की बात है। कोई नई आवाज़ आई। पहला और सबसे अहम सवाल तो ये है कि हम भीतर कैसे घुसेंगे? दिन दहाड़े हम घुस नहीं सकते। गार्ड को शूट किए बिना शोरूम में कदम रखना नामुमकिन होगा। गार्ड को शूट करके भीतर अभी हम घुसे भी नहीं होंगे कि कोई ना कोई जना घंटी के रिमोट कंट्रोल का बटन दबा चुका होगा। 7 बजे शोरूम का शटर भीतर से बंद कर लिया जाता है, तब भीतर घुसना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं। मेरे भाई ने बताया है स्टोर बंद होने के बाद दोनों मालिकान भाइयों में से एक जना और गार्ड बैंक में कैश जमा कराने की नीयत से बाहर निकलते हैं। हम तब उन्हें वापस भीतर धकेलते हुए भीतर घुस सकते हैं। नहीं घुस सकते। तब पूरा शटर नहीं उठाया जाता, बल्कि शटर में मौजूद एक खिड़की सी खोली जाती है जिसमें से एक वक्त में केवल एक ही आदमी भीतर जा सकता है। छीन सकते हैं, लेकिन उस रोज़ अगर कैश के नाम पर उसके कब्जे में 10-20 हज़ार रुपये ही हुए तो क्या पल्ले पड़ा? सशस्त्र डकैती का इतना रिस्क सिर्फ 10-20 हज़ार रुपयों के लिए लेने को कम से कम मैं तो तैयार नहीं। कुछ क्षण सन्नाटा। दोस्तों, फिर जॉन लोबो की निराशा भरी आवाज़ आई। ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ने वाली। ये जो रिमोट कंट्रोल वाली बात मालूम हुई है, कोई बोला, इसने काम बिगाड़ दिया। इसकी वजह से हम अभी भीतर ही होंगे कि पुलिस हमारे सिर पर पहुंची होगी। हम घंटी नहीं बिगाड़ सकते, कोई और बोला। घंटी इमारत की छत पर विशेष रूप से उसी के लिए बनाए गए लोहे के एक टावर पर लगी हुई है। उस टावर पर दिन में चढ़ने की बात तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। रात में चुपचाप उस पर चढ़ा जा सकता है और घंटी बिगाड़ी भी जा सकती है, लेकिन वो घंटी रोज़ सुबह शोरूम खुलने के टाइम पर चेक की जाती है। घंटी खराब पाई जाए तो शोरूम का शटर नहीं उठाया जाता। जब घंटी चेक की जाती है तब उसे सुनकर पुलिस दौड़ी नहीं आती। उन्हें पहले से खबर है कि एन 10 बजे जब स्टोर खुलता है तो आजमाइश के लिए एक बार उसकी घंटी बजती है। ओह, मैंने कहा ना दोस्तों, लोबो फिर बोला, ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ सकती। उस क्षण कुलभूषण ने दरवाज़ा ठेलकर भीतर कदम रखा। चढ़ सकती है लोबो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मेरे चढ़ाए चढ़ सकती है। चारों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम? लोबो हैरानी से बोला। चले नहीं गए थे? नहीं गया था। कुलभूषण पूर्ववत मुस्कुराता हुआ बोला। तुम जाकर आए हो? मैं गया ही नहीं था। इमारत में तो तुम नहीं थे। मैंने सारी इमारत देखी थी। मैं पिछवाड़े की सीढ़ियों के नीचे के उस क्लोजेट में था जिसमें तुम गैस के सिलेंडर वगैरह रखते हो। ओह, लोबो एक क्षण ठिठका और फिर नाराजगी भरे स्वर में बोला, लेकिन इस स्टंट का क्या मतलब? कुलभूषण ने बताया कि इन तीनों व्यक्तियों की वजह से उसके मन में क्या शक पैदा हुआ था। मैं धोखेबाज नहीं, लोबो पूर्ववत नाराजगी से बोला। मैं यार मार नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर शक किया। कुलभूषण बोला। तुम पर शक करने के अपने गुनाह की तलाफी मैं तुम लोगों की वो समस्या हल करके कर सकता हूँ जो कि इस वक्त तुम लोगों की डकैती की योजना के रास्ते में खड़ी है। तुम छुपकर हमारा वार्तालाप सुन रहे थे? एक व्यक्ति गुस्से से बोला। जाहिर है, कुलभूषण बोला, तभी तो समस्या से वाकिफ हूँ, तभी तो उसका हल पेश कर रहा हूँ। तुम क्या हल पेश कर सकते हो? वही व्यक्ति बोला। बताता हूँ, लेकिन पहले बिरादरान से परिचय तो हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोस्तों, फिर लोबो बोला, ये कुलभूषण है। कुलभूषण ने बड़ी अदा से सिर नवाकर सबका अभिवादन किया। कौन कुलभूषण? एक व्यक्ति चौंक कर बोला। जेंटलमैन किलर? वही। कुलभूषण ने फिर अपना सिर नवाया। साक्षात। लेकिन वो तो जेल में था।
हाँ, कमाल है। फिर लोगों ने उन तीनों के नाम ले लेकर उन्हें कुलभूषण से मिलवाया। जो नाटा भारी भरकम आदमी उस वक्त कुलभूषण से बोला था, उसका नाम हैदर अली था। जिसने वार्तालाप की शुरुआत की थी, जिसका भाई गुप्ता ज्वेलर्स के यहाँ सेल्समैन था, उसका नाम फ्रांसिस डिसूजा था। तीसरे व्यक्ति का नाम श्री प्रकाश था। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का 7वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।